So in the chapter life processes, by now we have discussed about the nutrition and respiration. अब हमको ये पता चल गया कि हमारी बॉडी में किस तरह से फूड जाता है, किस तरह से वो डाइजेस्ट होकर के सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हमें ये भी पता चल गया कि ये डाइजेस्टेड फूड हमारी सेल्स तक पहुंचता है। रेस्पिरेशन में हमें ये मालूम चला कि एयर से ऑक्सीजन को फिल्टर करके ब्लड में डाल के और सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है, और सेल्स में ग्लूकोज दैट इज़ डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन की रिएक्शन से, जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, उससे एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और वही हमारी सेल्स के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ये सब बातें तो हमको पता चल गई, लेकिन इन सब प्रोसेसेस में जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है, जो मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम या स्मॉल इंटेस्टाइन टू द सेल्स हो रहा है, या मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू लंग्स हो रहा है, या मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स हो रहा है, ये सब मूवमेंट कौन करवा रहा है, विच सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टुडे। तो ये जो हमारा सिस्टम है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है इस लिहाज से कि ये सब चीज़ों को मूव करवाता है। जो भी मूवमेंट हो रही है हमारी बॉडी में, चाहे वो डाइजेस्टेड फूड की हो, चाहे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस की हो, चाहे हमारी बॉडी में बनने वाले मेटाबोलाइट्स जिनको हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, यूरिया, यूरिक एसिड टाइप के सब्सटेंसेस, उनका मूवमेंट हो किडनीज तक, या फिर हमारी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को सपोर्ट करने वाले केमिकल्स हैं जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, उनका मूवमेंट हो, ये सब मूवमेंट के लिए ब्लड रिस्पॉन्सिबल है। तो इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमंस में। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमको ह्यूमंस का भी पढ़ना है और प्लांट्स का भी पढ़ना है। तो शुरुआत ह्यूमंस से होगी, यानी हमारा हार्ट, हम हार्ट के बारे में बात करेंगे, सिस्टम के बारे में बात करेंगे विच इज़ मेड अप ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, एंड साथ में द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ब्लड। तो फिर ब्लड वेसल्स के बारे में भी बात करेंगे, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर का क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से इसको मेज़र किया जाता है और इसकी वजह से, इसके इरेगुलर होने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। थोड़ी सी बातें कार्डियक डिजीज़ेस के बारे में भी करेंगे, द ब्लड वेसल्स, द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड फाइनली द लिम्फ, एक अलग टाइप का लिक्विड है, उसके बारे में फाइनली एंड में बात करेंगे। एंड देन फॉलोड बाय द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जो कि हम 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा लंबा सिस्टम नहीं है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमंस ही है, तो वो हमारे सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलो हम कुछ वीडियोज़ लेंगे और उन वीडियोज़ से हम समझने की कोशिश करेंगे बारी बारी से हार्ट के बारे में, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, हार्ट के फंक्शन के बारे में, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी साथ के साथ। हाँ, तो सबसे पहले तो ये देखें कि हमारा हार्ट ये एक 3D एनिमेशन है जो हार्ट के पंप करने के तरीके को बताता है। हार्ट इज़ अ स्मॉल ऑर्गन। बेसिकली हमारी बॉडी में हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि आर्टरीज़ और वेंस और उनको जोड़ने वाली आर्टरीज़ हैं, उसके अलावा आर्टरीज़ और वेंस की ब्रांचेस भी हैं। हम उन सब के बारे में सिस्टम के साथ साथ ही पढ़ेंगे, फिर दोनों के बीच में, आर्टरीज़ और वेंस के बीच में डिफरेंसेस भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि हार्ट कैसा दिखता है, अगर हम सबसे पहले एक आइडिया ले लें, एक ओवरव्यू ले लें और किस तरह का फंक्शन करता हुआ दिखता है। हाँ, ये हमारी चेस्ट में सेंट्रल पार्ट में है, जो कि स्लाइटली लेफ्टवर्ड्स महसूस होता है। ये उसका एक 3D एनिमेशन है उसके फंक्शन का और उसके स्ट्रक्चर का। तो इस तरह से ये हार्ट पंप करता है। देखो, हार्ट के अंदर चैम्बर्स हैं, देयर आर 4 चैम्बर्स एंड सपोर्टेड बाय सम वाल्व्स। हार्ट कंटिन्यूसली पंप करता रहता है, वाल्व्स ओपन एंड क्लोज होते हैं। वाल्व्स का काम है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड बना के रखना। ब्लड एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आएगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, और दूसरी तरफ से फिर वो लंग्स में आकर के और फिल्टर होकर के लंग्स से, यानी कि ऑक्सीजनेटेड होके फिर से हार्ट में आकर के और फिर
अयोटा में होकर के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ब्लड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये पंप है जिसको हम हार्ट बोलते हैं। तो हार्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, और हमको इसके ऊपर भी कुछ ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, जो रेड कलर से हम दिखाते हैं। हाँ, जो इसके ऊपर रेड कलर की हम वेसल्स दिखाते हैं, ये वेसल्स हमारी आर्टरीज होती हैं, और इनको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरीज आर देयर टू सप्लाई द ब्लड टू हार्ट। इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो हार्ट एक्चुअली कैसा दिखता है पंप करता हुआ, उसका आइडिया आपने इस वीडियो में लिया। अब देखें कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली कैसा है। आपको सेंट्रली लोकेटेड हार्ट दिख रहा है। हार्ट का स्ट्रक्चर और उसमें कैसे मूवमेंट हो रही है ब्लड की, वो देखेंगे। ब्लड किस तरह से हार्ट में एंटर करता है और किस तरह से बाहर जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। रेड कलर से दिखाई जाने वाली वेसल्स जो हैं वो आर्टरीज़ हैं। ब्लू कलर से दिखाई जाने वाली वेसल्स जो हैं वो वेन्स हैं। और ये जो बहुत बारीक वेसल्स दिख रही हैं, विच आर एक्चुअली एट द जंक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, दे आर द ब्लड कैपिलरीज। तो ये 3 तरह की वेसल्स को यूज़ करके हार्ट द कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता रहता है। और उसका मैकेनिज़्म भी हमको सीखना है, मतलब हमको ये भी सीखना है इस सेक्शन में कि हार्ट कैसे काम करता है। और साथ के साथ में हमको ये भी सीखना है कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट में क्या ऐसी खास बात है जो कि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, तो वो फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम हार्ट का फंक्शन देखते हैं कि हार्ट कैसे काम कर रहा है और हार्ट हमारी बॉडी में किस तरह से मूव करता है। देखो, इसको अगर हम चारों तरफ से देखें तो यहाँ से हार्ट बहुत, आपको इसके मैं एक चीज़ आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ कि हार्ट में जब हम बैक साइड पे मूव करते हैं, तो यहाँ से दिस इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी, हाँ, वी कॉल इट अयोटा। अयोटा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी। ये हार्ट में से निकल के जा रही है एंड इट विल टेक द ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हाँ, जो कि हमको फ्रंटल पार्ट से पता नहीं चलता, तो इसलिए हम ये वीडियो इसलिए देखते हैं कि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि उसका एनाटॉमी क्या है, उसका डिज़ाइन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो कैसे काम करता है। तो ये हमारा हार्ट है जो कि कंटिन्यूसली सिंस द बर्थ कीप्स ऑन वर्किंग, कीप्स ऑन पंपिंग द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अब अगर अपन हार्ट में देखें कि हार्ट के साथ में जुड़े हुए जो पाइप्स हैं जिनको अपन वेसल्स बोल रहे हैं, तो उसमें से जो आर्टरीज हैं वो हमेशा ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं और वेन्स हमेशा टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड को लेके आती हैं। हाँ, दीज आर द कैपिलरीज। हाँ, ब्लू कलर वाली जो थी वो वेन्स थी और रेड कलर वाली जो है वो आर्टरीज हैं। और पूरी बॉडी में इस तरह से हार्ट के पंप से ब्लड मूव करता रहता है। हाँ, कैसा मूवमेंट हो रहा है ये कि जो आर्टरीज हैं वो ब्लड को लेके जा रही हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, थ्रू आउट द बॉडी उसको लेके जाती रहेंगी। और जो ब्लू कलर से दिख रहा है दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि सेल्स में जा कर के जो सेल्स के बीच में ऑक्सीजन छोड़ के आया है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है, वो ब्लड वेन्स हार्ट को सप्लाई करती हैं। तो अब हार्ट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हार्ट 4 चैम्बर्ड है। हाँ, हमारा हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है। तो अगर उसको काट के और उसके अंदर देखा जाए तो दिस इज़ एक्चुअली एन एक्सीलेंट व्यू, जिससे आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए कि हार्ट के अंदर क्या होता है। अब ये सेक्शन जो है, ये वाला चैम्बर, इसको हम कह रहे हैं राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम है। ये नीचे जो दिख रहा है ये राइट वेंट्रिकल है, वो राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्स हमें क्लियरली यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? हाँ, आप ये देखो, जब भी
हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, इंटरनल ऑर्गन देखो, तो इस तरह से समझो उसको कि हमारा जो राइट साइड है वही उसका राइट साइड है। हार्ट ऐसे है, हमने हार्ट ऐसे रख दिया है, तो हमारा जो राइट साइड है वही इसका राइट साइड है, हमारा जो लेफ़्ट साइड है वही इसका लेफ़्ट साइड है। क्योंकि हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा तो हम ड्रॉ करते हैं, और हमारा ये राइट है तो हम इधर राइट लिखने लगते हैं, ऐसा नहीं है। यानी हमारा जो राइट है उसके ऑपोजिट साइड में राइट लिखना है ना। आप अपने हार्ट को निकाल के अगर सामने देखोगे तो फिर लेफ़्ट एंड राइट के मतलब बदल जाते हैं। तो फिज़िक्स में जो लेफ़्ट और राइट है, या केमिस्ट्री में जो लेफ़्ट, जब हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं, तब हम जो लेफ़्ट एंड राइट बोलते हैं वो अलग है। बायोलॉजी में उसका मतलब बदल जाएगा, खास करके हमारे बॉडी ऑर्गन्स जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारी बॉडी में उनका राइट साइड कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, वो उनकी पोजीशन इन द, जैसे कि किडनीज है, तो मेरा यदि ये राइट हैंड है तो मेरे राइट हैंड के साइड वाली जो किडनी है उसको ही मैं राइट किडनी बोलूँगा। ये नहीं कि यहाँ पे ड्रॉ की हुई है तो वो, अब मैं उसको जब देख रहा हूँ सामने से तो मेरी राइट साइड में लेफ्ट किडनी है। समझ रहे हो आप बात? तो हार्ट के हम कह रहे हैं 4 चैम्बर्स हैं हार्ट का। ये बीच में एक वॉल जैसी दिखती है अपने को, ये दिस सेपरेट्स द हार्ट इनटू 2 हाफ्स। ये वाला साइड जो है ये राइट साइड है, हाँ, वो वाला साइड जो है वो लेफ्ट साइड है। ऐसे समझो इसको, है ना। मेरा राइट ये और लेफ्ट ये, तो ऐसे देख रहे हैं अपन, हमारे हार्ट को ऐसे देख रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली जो हमारा एट्रियम राइट साइड का है उसको राइट एट्रियम या RA बोलते हैं। एट्रियम को ऑरिकल भी बोलते हैं, हाँ। इसी तरह से राइट साइड का वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल कहलाएगा। राइट साइड में बॉडी से डिफरेंट आर्टरीज आकर के, डिफरेंट वेन्स आकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं राइट एट्रियम में। डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जो कि इंटरसेलुलर स्पेसेस से उठाया गया है। किसने उठाया? वेन्स ने उठाया। अभी देखेंगे हम वेन्स, इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो एक्चुअली ब्लड कैपिलरीज वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल सब कुछ उठा करके, टिश्यू फ्लूइड में से सब उठा करके और वेन्स को दे देती हैं। ब्लड का सर्कुलेशन याद रखो हमेशा आर्टरीज से वेन की तरफ होता है। हार्ट अपना ब्लड जब पंप करता है तो वो आर्टरीज को ही करेगा। आर्टरीज उस ब्लड को लेके, अयोटा भी हमने देखी थोड़ी देर पहले, उस ब्लड को लेकर के पूरी बॉडी में जाएगी, पूरी बॉडी की आर्टरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। आर्टरीज से आर्टीरियोल्स निकलते हैं, वो मतलब आर्टरीज की ब्रांचेज हैं, और वो फिर फर्दर ब्रांच हो जाती हैं इनटू ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज सबसे थिन वॉल्ड, सबसे छोटे ल्यूमेन वाली, सबसे नैरो ल्यूमेन वाली ब्लड वेसल्स होती हैं, जो एक्चुअली आर्टरीज के टर्मिनल एंड्स पर हैं। आर्टरीज वहाँ पे ख़त्म हो गई, अब ये वापस जब ज्वाइन होती हैं तो वेन्स वहाँ से शुरू होती हैं, ऐसा समझो। और ये जंक्शन जो होता है, हाँ, ये जो कनेक्शन होता है, दिस इज़ बिटवीन द सेल्स। सेल्स के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो टिश्यू फ्लूइड में ब्लड कैपिलरीज फैली हुई रहती हैं बिटवीन द सेल्स। सो वट एवर द वेस्ट सेल्स रिलीज, दैट इज टेकन अप बाय द ब्लड फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में क्योंकि वॉल्स बहुत सिंगल सेल थिक है, तो बड़ी आसानी से सीपेज के थ्रू अंदर आ जाएंगी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगी, वेस्ट यूरिया, यूरिक एसिड टाइप का अंदर आ जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जिसमें ऑक्सीजन अब नहीं है, ये ब्लड अब जा रहा है वापस हार्ट की तरफ। कौन लेके जा रही है? वेन्स लेके जा रही है, जिनको यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया हुआ था। और सारी वेन्स जब आपस में मिलती हैं तो लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी बनती है, जिसको हम बोलते हैं वीना कैवा। ये वीना कैवा यहाँ पर दिखाई गई है 2 अलग अलग तरीक़ों से, हाँ, 2 जगह। ये राइट एट्रियम है ना आपका, ये वाला चैम्बर, इस चैम्बर में देखो 2 ओपनिंग है। एक ओपनिंग यहाँ दिख रही है हमको, एक ओपनिंग यहाँ दिख रही है, हाँ, एक ओपनिंग है ये, एक ओपनिंग है ये। एक ऊपर से आने वाली वीना कावा है, एक नीचे से आने वाली वीना कावा है।
समझ रहे हो आप इस बात को? ये बात समझानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि आप लोग जब अपना डायग्राम बनाते हो तो जनरली नीचे से एक वीना कावा लेकर के और इसमें डाल देते हैं राइट वेंट्रिकल में, विच इज़ नेवर पॉसिबल। यानी ब्लड केवल राइट एट्रियम में ही आता है, हाँ, ऊपर से भी नीचे से भी। इसको बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा, क्योंकि वो ऊपर से आ रही है सुपीरियर। नीचे वाली को बोलते हैं इंफीरियर, वो नीचे से आ रही है। What is vena cava? Vena cava is the largest vein of the body which will collect the blood from all the veins of the body। यानी बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं वो सब अल्टीमेटली सेंट्रली लोकेटेड वीना कावा को अपना ब्लड सप्लाई कर देंगी, अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर उस ब्लड को लेकर के हार्ट के पास चला जाएगा। ठीक है, हम ये मैकेनिज्म वीडियो की फॉर्म में थोड़ी देर में देखेंगे, जब आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। ये बिल्कुल ईजी बातें हैं। अब ये ब्लड जब आ जाएगा तो यहाँ पे हमको यहाँ दिख रहा है एक वाल्व, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। अब आप बोलोगे वाल्व क्या होता है? तो वाल्व ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ओपनिंग्स को बंद करके रखता है। प्रेशर आने पर एक ही तरफ खुलता है और अगर रिवर्स प्रेशर आ गया तो बंद कर देता है। मतलब इट विल अलाउ द ब्लड टू एंटर फ्रॉम राइट एट्रियम। ट्राइकस्पिड वाल्व की बात कर रहे हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व ब्लड को यहाँ से यहाँ आने देगा, लेकिन ब्लड को वापस नहीं जाने देगा। अगर प्रेशर, जब ये राइट वेंट्रिकल बंद हो जाएगा, हाँ, यानी पुश करेगा, ये पंप करेगा ब्लड को, तो ये रास्ता बंद हो जाएगा इस वाल्व से, एंड दिस विल एंटर थ्रू दिस। यहाँ पे एक और वाल्व दिख रहा है हमको, हाँ, ये एक वाल्व और है। ये वाल्व जो है ये पल्मोनिक वाल्व कहलाता है। इसको आप पल्मोनिक वाल्व भी कह सकते हो या पल्मोनरी वाल्व भी कह सकते हो। अब आप बोलोगे पल्मोनरी क्या होता है? एनीथिंग रिलेटेड टू लंग्स इज पल्मोनरी। लंग्स से रिलेटेड, जैसे हम कह रहे थे कि एनीथिंग रिलेटेड टू लिवर इज हेपेटिक, एनीथिंग रिलेटेड टू हार्ट इज कार्डियक, एनीथिंग रिलेटेड टू स्टमक इज गैस्ट्रिक, एनीथिंग रिलेटेड टू किडनीज इज रीनल। वैसे ही एनीथिंग रिलेटेड टू लंग्स इज पल्मोनरी। तो इसको हम पल्मोनरी वाल्व या पल्मोनिक वाल्व बोलते हैं, यानी लंग्स का वाल्व, जो लंग्स में ब्लड लेके जाने वाली ब्लड वेसल में के रास्ते में लगा हुआ है। ये ब्लड को ब्लड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि ये यहाँ से ब्लड वापस नहीं आता, ब्लड बड़े प्रेशर से गया है। यहाँ से एक आर्टरी है जिसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, वो ब्लड को लेकर के लंग्स में जाती है। तो आप समझे कि ब्लड आया राइट एट्रियम में, ब्लड आया राइट एट्रियम में दो तरफ से, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा से, और यहाँ पे भर गया है ना। मैं ये येलो कलर से दिखा रहा हूँ क्योंकि ये दिखता ज़्यादा है, रेड दिखाऊंगा तो दिखेगा कम। फिर वो जब इसमें एंटर करेगा तो ये वाल्व जो है ये कंट्रोल करेगा ब्लड की एंट्रेंस को इनसाइड दिस चैम्बर, जिसको हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। और राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड निकल जाएगा बाहर। कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। Arteries are the vessels which carry oxygenated blood, but this is exception. Pulmonary artery is the only artery which carries deoxygenated blood. Pulmonary है मतलब lungs में जाएगी. It takes the blood into the lungs. तो आगे जाके इसकी दो ब्रांचेज हो जाती हैं। एक लंग्स दो है ना हमारे, रेस्पिरेशन में पढ़ा है हमने, तो दोनों को एक एक चली जाएगी। वहाँ जाके फिर वही होगा, आर्टरीज अपने आर्टीरियोल्स में, आर्टीरियोल्स फिर अपनी ब्रांचेस फर्दर इनटू ब्लड कैपिलरीज, और फिर वो ब्लड कैपिलरीज किस तरह से एल्वियोलाई में जाकर के अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन ले लेते हैं। ये बात तो आपने लंग्स में देखी है अभी 2 दिन पहले, है ना। तो आपको ये तो पता चल गया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। अब वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद है आपको, आरबीसी में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन अटैच हुआ तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया,
और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाया। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस तरफ से एक वेन जिसको हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं, हाँ अगेन पल्मोनरी वेन यानी वो वेन जो लंग्स से जुड़ी हुई है, एनीथिंग रिलेटेड टू लंग्स इज नोन एज पल्मोनरी। तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आई है फ्रॉम लंग्स, है ना, लंग्स से लेकर के आई है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसे लेकर के कहाँ पे आएगी, ये आएगी लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व यहाँ दिख रहा है हमको, विच विल कंट्रोल द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड, हाँ, एट द टाइम ऑफ pumping, at the time of contraction of left ventricle। इस वाल्व को हम mitral या mitral valve बोलते हैं। mitral valve is also known as bicuspid valve, इसको bicuspid भी बोलते हैं। तो bicuspid valve या mitral valve जो है वो है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। वो ब्लड जो इस चैम्बर में एंटर करता है यानी लेफ्ट एट्रियम में, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू मिट्रल वाल्व चला जाता है, हाँ। और फिर क्या होगा, जब ब्लड यहाँ पे आ जाएगा तो फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि सबसे बड़ा चैम्बर है और इसकी वॉल्स भी सबसे ज़्यादा थिक है क्योंकि इसको पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है। यहाँ पे एक और वाल्व दिख रहा है जिसको हम आयोटा या आयोटिक वाल्व बोलते हैं। ये लार्जेस्ट आर्टरी है, मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। इसमें से होकर के ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो इस वाल्व को हम आयोटिक यानी आयोटा का आयोटिक वाल्व बोलते हैं, हाँ। दिस इज बिटवीन दिस एंड दिस। तो जब ब्लड पुश होता है इसमें तो ये आयोटा में चला जाता है एंड फ्रॉम आयोटा इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। ये फंक्शन हम देखते हैं, हाँ। आपको क्या देखना है कि ब्लड कहाँ कहाँ से आ रहा है। हम पहले इसका स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, जो बातें मैंने आपको बताई हैं बस वही बातें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है बिटवीन दिस एंड दिस इज मिट्रल या माइट्रल वाल्व, इसको हम बाइकस्पिड भी बोलते हैं। दिस इज अयोटिक वाल्व एंड दिस इज पल्मोनिक वाल्व या पल्मोनरी वाल्व, हाँ। ये 4 वाल्व हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। आपकी बुक में मैं आपको याद दिला दूँ, 2 ही वाल्व हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व लिखा हुआ है शायद उसमें, या शायद वाल्व को शो नहीं किया हुआ, मतलब पल्मोनिक वाल्व और आयोटिक वाल्व का जिक्र आपकी बुक में नहीं है, लेकिन होते तो हैं ही हार्ट में। अब हार्ट जब पंप करता है तो ब्लड कैसे आता है, किस तरह से मूव करता है, ये आप एनिमेटेड वे में देखें। जो ब्लू कलर से दिखाया गया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो रेड कलर से दिखाया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो लंग से आ रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आ रहा है। ब्लड हार्ट में जब भी आएगा, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड आए चाहे वो ऑक्सीजनेटेड आए, उसको कोई ना कोई वेन ही लेके आएगी। वेन्स ऑलवेज टेक द ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। ऐसी कोई वेन नहीं हो सकती जो हार्ट से ब्लड को लेकर के बाहर जाती हो। ऐसी कोई आर्टरी नहीं हो सकती जो हार्ट में ब्लड लेके आती हो। ब्लड हार्ट में केवल वेन ही लाती है और यही 3 रास्ते हैं। एक ऊपर से आया, सुपीरियर वीना कावा लेके आई, एक नीचे से आया, इंफीरियर वीना कावा लेके आई, एक लंग से आया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी वेन। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं अभी बताऊंगा आपको। ब्लड जब भी बाहर जाएगा, चाहे वो लंग्स में जाए चाहे वो हमारे सिस्टम में जाए यानी हमारी बॉडी में जाए, थ्रू अयोटा। यहां से कौन जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, एंड यहां से कौन जा रहा है, अयोटा। अयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। तो जो
आर्टरी है वही लेकर के जा सकती है ब्लड, कोई वेन कभी ब्लड को लेके नहीं जा सकती। आर्टरीज हमेशा ब्लड को लेके अवे फ्रॉम द हार्ट जाती है और वेन्स हमेशा ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके आती है। ऐसा इसलिए होता है कि वेन्स की वॉल्स बहुत थिन होती हैं, बहुत पतली वॉल्स होती हैं, और हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो दोनों साइड के जो वेंट्रिकल्स हैं उनका ब्लड अपने अपने रास्ते चला जाता है, अपनी अपनी आयोटा अपनी अपनी आर्टरी में चला जाता है। आर्टरीज की वॉल्स थिक भी होती हैं और इलास्टिक भी होती हैं, और वो इस एक्सट्रीम प्रेशर विच वॉज गिवन बाय द हार्ट उसको बर्दाश्त कर लेती हैं। अगर वेन होती किसी आर्टरी की जगह, क्या हम कहते हैं कि अरे नहीं, जो वेन है वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेगी, तो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी नहीं, यहाँ पे वेन लगाओ, तो वो वेन इस प्रेशर को विथस्टैंड नहीं कर पाएगी और फट जाएगी। आर्टरी ही इस प्रेशर को विथस्टैंड कर सकती है विच इज क्रिएटेड बाय द हार्ट। दैट इज वाई ओनली आर्टरीज टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, एंड वेन्स बहुत ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर नहीं सकती है। वेन्स जब लेके आती है टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड को, तो वो ज़्यादा प्रेशर वाला ब्लड नहीं होता, बहुत प्रेशर नहीं होता इनसाइड द वेन्स। ये बात भी ध्यान रखें इस बात से कि जो आप ब्लड प्रेशर की बात करते हो आपकी बॉडी के, वो आर्टरीज का ब्लड प्रेशर होता है। हाँ, ब्लड प्रेशर इज एक्चुअली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आवर आर्टरीज। हमारी आर्टरीज की वॉल पे जो प्रेशर ब्लड लगाता है उसको ही हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में लेकिन बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आप अब देखो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जा रहा है। इधर से ये गया लंग्स में, लंग से आया, लंग से इधर लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में चला गया, अब अयोटा से पूरी बॉडी में जाएगा। तो शुरुआत हुई है कि हम इधर से देख लेते हैं कि ब्लड आ रहा है लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू, और किधर आया, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वाल्व के थ्रू ये आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, विच इज़ द लार्जेस्ट चैम्बर विथ थिकेस्ट वॉल, जिसको पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना है। तो अब ये ब्लड को पंप करेगा, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल मतलब पुश करना ब्लड को, सिस्टोल मतलब हार्ट का कंट्रैक्शन होना। अयोटा विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी, वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जा रही है। हाँ, अब ये लेके कहाँ जाएगी, पूरी बॉडी में ये मूव करेगी इस तरह से ब्लड को लेकर के। ये एक सेक्शन हम दिखा रहे हैं, बॉडी के दूर दूर के पार्ट्स तक ले जाएगी, और बिटवीन द सेल्स, अब आप समझो ये यहाँ पे कोई टिश्यू है, तो टिश्यू है तो सेल्स होंगी कई सारी, उन सेल्स के बीच में, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ सिम्बॉलिकली कि सेल्स के बीच में कुछ इंटरसेल्युलर स्पेस भी होगा, उसमें टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है, और वहाँ पर ये जो आर्टरी आ रही है उस आर्टरी से ब्लड कैपिलरीज, हाँ, थिनेस्ट पॉसिबल वॉल वाली जो ब्लड वेसल होती है, वो कैपिलरीज होती हैं, वो यहाँ पर बन गई हैं। कहाँ पे, बिटवीन द सेल्स, इंटर सेल्यूलर स्पेसेस में। तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में क्या भरा हुआ है, टिश्यू फ्लूइड, and this tissue fluid contains all the useful things which are released by the blood. ब्लड क्यों रिलीज करने लगा चीज़ों को, क्योंकि ब्लड में जब ब्लड पंप होकर के आ रहा है आर्टरीज में होके, तो वो चीज़ें जो ज़्यादा कंसंट्रेशन में होती हैं ड्यू टू हाई प्रेशर, कैपिलरीज जो है वो पतले नैरो ल्यूमेन वाली ब्लड वेसल है, तो उसमें से रिलीज़ हो जाती हैं वो चीज़ें जो हाई कंसंट्रेशन में है बाय सिंपल डिफ्यूज़न। जैसे ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाता है, जैसे ग्लूकोज रिलीज़ हो जाता है, अमाइनो एसिड्स रिलीज़ हो जाते हैं, ग्लिसरॉल एंड लिपिड्स रिलीज़ हो जाते हैं। सब काम की चीज़ें हैं। कहाँ रिलीज़ हो गए, इन बिटवीन द सेल्स, और फिर सेल्स के बीच में टिश्यू फ्लूइड में, मतलब वो रिलीज़ हो गए और टिश्यू फ्लूइड से सेल्स में डिफ्यूज़ हो गए। तो सेल के पास काम की चीज़ें ब्लड ने कहाँ छोड़ी, टिश्यू फ्लूइड में छोड़ी। टिश्यू फ्लूइड कहाँ था, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में था।
अब सेल्स के पास काम की चीज़ें आ गई, लेकिन सेल्स ने भी जो वेस्ट था, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो यूरिक एसिड हो, उस सबको भी इन बिटवीन द सेल्स जो जगह थी वहाँ पे डाल दिया, यानी टिश्यू फ्लूइड में डाल दिया। तो टिश्यू फ्लूइड में वो सारी चीज़ें भी हैं विच आर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, तो वो भी कहाँ चली जाएंगी, वो भी चली जाएंगी कैपिलरीज में। अब हम इसको क्लीन करते हैं। हाँ, अब सोचो यहाँ पे वेस्ट जो है दैट विल बी टेकन अप बाय द कैपिलरीज ओनली। हाँ, कैपिलरीज में आने के बाद ब्लड यूजफुल चीज़ें तो छोड़ देता है टिश्यू फ्लूइड में, और जो यूजलेस या वेस्ट मटेरियल होता है विच इज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द, विच इज़ टू बी टेकन अवे फ्रॉम दिस प्लेस, उस सबको अंदर ले लेता है। तो यहाँ से अब आपको दिख रहा है कि दिस इज द प्लेस वेयर द आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी कैपिलरीज जो हैं वो जंक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स हैं एट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज का टर्मिनल एंड ये है, यहाँ पे आर्टरी खत्म होती है, कहाँ पे, कैपिलरीज पे। आर्टरीज की कई ब्रांचेस, मतलब अयोटा वॉज अ थिक वन, सबसे बड़ा जो आर्टरी है वो तो अयोटा है। अयोटा से कई सारी आर्टरीज निकल के चली गई अलग अलग जगह पे, सब अपना अपना ब्लड लेके गई। फिर वो आर्टरीज जो हैं वो आगे आर्टीरियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं, उनकी फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है, और आर्टीरियोल्स की भी ब्रांचेस जो होती हैं वो कैपिलरीज होती हैं। तो यहाँ पर आर्टरीज खत्म हो गई। हाँ, दीज आर द टर्मिनल एंड्स ऑफ द आर्टरीज। कैपिलरीज आर द टर्मिनल एंड्स ऑफ द आर्टरी एंड द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन फॉर द वेन्स। यहाँ से वेन्स शुरू हो रही हैं, देखो ये सब वेन्स हैं, ये सब यहाँ से शुरू हो रही हैं। अब ये आपस में मिल करके एक बड़ी वेन, यानी इनको हम वेन्यूल्स बोल सकते हैं। वी कैन कॉल देम वेन्यूल्स। यहाँ पे जो ब्रांचेस दिख रही हैं आप उनको आर्टीरियोल्स बोल सकते हो। तो आर्टीरियोल्स मतलब नैरो ल्यूमेन वाली आर्टरीज, वेन्यूल्स मतलब नैरो ल्यूमेन वाली वेन्स। Arterioles get further divided into capillaries. Capillaries combine into venules. अब venules combine into veins. अब ये वेन जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएगी आगे, तो क्या होगा ये देखते हैं। ये ब्लड आर्टरीज के थ्रू आया है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया, जो छोड़ना था छोड़ दिया, जो ले जाना था ले गए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके ये वेन्स वीना कावा में, सारी वेन्स अपनी जितनी भी वेन्स थी सबने अपने ब्लड को वीना कावा को दे दिया। अब वीना कावा दो दिख रही हैं। ये ऊपर से हार्ट में जा रही है, इसको हम कह रहे हैं सुपीरियर वीना कावा, और ये नीचे से हार्ट में जाती दिख रही है, इसको हम बोल रहे हैं इंफीरियर वीना कावा। जब हमने हार्ट को खोल के देखा था तो हमने देख लिया था कि एक ही चैम्बर था, राइट एट्रियम। उस राइट एट्रियम में ऊपर से भी और नीचे से भी वीना कावा जा रही है। अगर भूल गए हो तो थोड़ा सा पीछे जाओ, दोबारा देख लो, है ना। यही तो फ़ायदा है वीडियो का कि आप दोबारा देख सकते हो। जो चीज़ अभी भूल गए, दिमाग में नहीं आ रही, उसको दोबारा पीछे जाके देखो। कंसेप्ट क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सिस्टम्स को अगर सीखोगे नहीं, दिमाग में सिस्टम बैठेंगे नहीं, तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकते। ध्यान रखो, गलतियां होंगी। टेक्निकली रॉन्ग हो गए तो मार्क्स मिलने का कोई सवाल नहीं है बायोलॉजी में। तो हार्ट जब पंप कर रहा है, इसमें ब्लड आ रहा है, वीना कावा उसको लेके आ रही है। अब ये यहाँ पर एंटर करेगा, हाँ, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से, हाँ, राइट एट्रियम में, और फिर थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व इट इज एंटरिंग इनटू राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये अल्टीमेटली जाएगा लंग्स के तरफ। हाँ, लंग्स के तरफ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में विद द वाल्व। यहाँ पे कौन सा वाल्व था? यहाँ पे पल्मोनिक वाल्व था। पल्मोनिक वाल्व को पल्मोनरी वाल्व भी बोल सकते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है इसको कहाँ पे? लंग्स में। लंग्स में भी उसी तरह का जंक्शन है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स में आया, इसी तरह की चीज़ हुई है वहाँ पे। हाँ, क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्यों एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ? क्योंकि वहाँ भी जंक्शन ऑफ आर्टरीज और वेन्स था।
ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये लंग्स में टर्मिनेट होगी इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज, और अपने साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ब्लड आया है वो वहाँ पे रिलीज कर देगा। आपने देखा था लंग्स में, हमने एक अच्छा सा वीडियो देखा था। और वहाँ पे जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन को उठा लेता है हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड, और ब्लड में आरबीसी में। और फिर अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन यहाँ पर आता है, और यहाँ से फिर वही साइकिल शुरू हो जाता है, यानी कि अगेन इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। देखो, हाँ समझ में आती है बात? ये सारा सिस्टम है। हाँ, इसको एक बार फिर से देखते हैं। हाँ, लंग्स में फिल्ट्रेशन हुआ ब्लड का, और फिल्टर्ड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, मिट्रल वाल्व के थ्रू या बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू वो आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल ने उसको पंप कर दिया इनटू द अयोटा विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी। हाँ, अयोटा के लिए यहाँ पर एक वाल्व भी खुलेगा, उस वाल्व को क्या बोलते हैं? अयोटिक वाल्व। तो अयोटिक वाल्व में होकर के, अयोटा में होकर के ये ब्लड हार्ट से बाहर निकल गया, लंग से आया और बाहर निकल गया। बाहर निकल के कहाँ गया? हमारे सिस्टम में गया, यानी हमारी बॉडी में गया। हाँ, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में जा कर के, और हमारे टिश्यूज़ के बीच में, सेल्स के बीच में जो टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ था वहाँ पे यूज़फुल चीज़ों को तो छोड़ देता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको गेन करके वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में आता है, और फिर वापस हार्ट को ये ब्लड सप्लाई कर देता है इन डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द लार्जेस्ट वेन कॉल्ड वीना कावा। हाँ, और फिर इस ब्लड को ये वीना कावा राइट एट्रियम में देती है, ऊपर से भी नीचे से भी, सुपीरियर से वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, और फिर वो मूव करता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व, और जब वो यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से वो जब पुश करता है हार्ट इसको पंप करता है, तो वो उसको विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी उसको लंग्स में भेज देता है, सो दैट ऑक्सीजनेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। आपने नोटिस किया कि इन दिस होल प्रोसेस द ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट ट्वाइस। हाँ, इस पूरी प्रोसेस में 2 बार ब्लड आता है हमारे हार्ट में। तो हम इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। वी कॉल इट डबल सर्कुलेशन। ये आपसे पूछा जाएगा कि डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ब्लड कम्स ट्वाइस इन द हार्ट। हाँ, ब्लड हार्ट में 2 बार आता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में राइट साइड पे, एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में लेफ्ट साइड पे। ये ब्लड आपस में हार्ट में मिलता नहीं है कभी भी। हाँ, ये ब्लड हार्ट के अंदर कभी भी मिल ही नहीं सकता, मिक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में है सेप्टम, जो हम कह रहे थे दीवार है बीच में, उसको हम बोलते हैं सेप्टम। दिस सेप्टम सेपरेट्स द राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हार्ट completely. It never lets the blood mix with each other. राइट हैंड साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है। दे कैन नॉट मीट विद ईच अदर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? हमसे पूछा जाता है सेप्टम का क्या इंपॉर्टेंस है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में कभी नहीं मिल पाते, इसका क्या इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है? या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल circulation in warm blooded animals like birds and humans? बर्ड्स में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है, हाँ, और ह्यूमंस में भी, यानी मैमल्स में भी 4 चैम्बर्ड। हम तो मैमल्स है ना, तो मैमल्स में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 4 चैम्बर्ड हार्ट की क्या ज़रूरत है?
इस तरह के क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये आता है, तो आपको ज़रूरत बतानी है, सिग्निफिकेंस बताना है। तो आप बताओ इसमें सबसे पहले तो अपना ये कंसेप्ट क्लियर करो कि हार्ट का जो प्राइमरी फंक्शन है वो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड को पंप करना थ्रू आउट द बॉडी, और ब्लड सर्कुलेशन का जो प्राइमरी पर्पस है दैट इज टू कैरी ऑक्सीजन इनटू द सेल्स। ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो हमारा बिल्कुल काम नहीं चल सकता, चाहे हम कितना भी खाना खा लें, कितना भी डाइजेशन हो जाए, कितना भी ग्लूकोज बन जाए, कितना भी एसिमिलेट हो जाए ग्लूकोज टू द सेल्स। सेल्स के पास भरपूर ग्लूकोज होगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में आपके 38 में से 36 एटीपीज बनते हैं वो नहीं बनेंगे, मतलब एनर्जी नहीं बनेगी और हम काम नहीं कर सकते। अब हमको इतनी एनर्जी क्यों चाहिए? Why we require large amount of energy? The reason is we are warm-blooded animals. Warm-blooded का क्या मतलब? क्या हमारे ब्लड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए हम इसको warm-blooded बोलते हैं? Cold-blooded कौन होता है? हाँ, a frog is a cold-blooded animal. क्या इसका मतलब ये है कि उसका खून ठंडा है? हाँ, कोल्ड ड्रिंक जैसा? वार्म और कोल्ड ब्लडेड का ये मतलब नहीं होता। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब वो एनिमल्स विच हैव द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल और रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर्स अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। मतलब अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स का मतलब ये कि सराउंडिंग्स का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहता है, करता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा बॉडी टेम्परेचर, जैसे ह्यूमंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यही नॉर्मल टेम्परेचर है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे ब्रेन में एक थर्मोस्टेट है, हाइपोथैलेमस। हाँ, हमारी ब्रेन का एक पार्ट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे डिटेल में। हमारे ब्रेन का ये सेक्शन जो है जिसको हम थर्मोस्टेट बोलते हैं, इसलिए क्योंकि वो स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अगर थोड़ी देर के लिए हमारा हाइपोथैलेमस काम ना करे प्रॉपरली तो हमारा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ने लगता है, स्वेटिंग होना बंद हो जाती है और हमको कहते हैं कि फीवर आ गया, है ना। तो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी। टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी विच कैन बी सप्लाइड ओनली बाय एन एफिशिएंट सिस्टम। एफिशिएंट सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता हो। एंड व्हाट इट टेक्स टू हैव एन एफिशिएंट सिस्टम? We require a heart which supplies maximum oxygen in a single beat। एक सिंगल हार्ट बीट में, ये हार्ट बीट होती है ना, हार्ट बीट के बारे में कल डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो एक सिंगल हार्ट बीट होती है, एक सिंगल हार्ट बीट में जो मैक्सिमम ऑक्सीजन दे, ऐसे हार्ट को हम एफिशिएंट हार्ट बोल सकते हैं। ये मैक्सिमम ऑक्सीजन दे पाए उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहीं से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में मिक्स ना हो। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहेंगे। तो जब एक पंप होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो कि लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट है, तो वो मैक्सिमम ब्लड को आर्टरीज में भेजेगा और सारा का सारा ब्लड जो इसने आर्टरीज में यानी अयोटा में पुश किया वो सब के सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो इसलिए कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे टू द सेल्स एवरी सेकेंड, वी रिक्वायर अ 4 चैम्बर्ड हार्ट विद अ सेप्टम बिटवीन द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। आ गई है बात समझ में? हार्ट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, हार्ट का डबल सर्कुलेशन आपको समझ में आ गया। कल हम बात करेंगे कुछ और अबाउट हार्ट बीट, अबाउट ब्लड प्रेशर, अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द हार्ट, अबाउट सम हार्ट डिजीजेज ऑल्सो थोड़ी सी बात करेंगे। एंड देन फर्दर वी विल टॉक अबाउट द कंपैरिजन्स बिटवीन द ब्लड वेसल्स, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज, वेसल्स एंड हाउ द ब्लड कैपिलरीज। अब आपको पता चल गया आर्टरीज और वेसल्स को जोड़ने वाले लिंक्स हैं ये ब्लड कैपिलरीज, तो उनके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है वो भी। हाँ, देन वी विल टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में जो प्लाज्मा है और सेल्यूलर पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। एंड देन फाइनली वी विल टॉक अबाउट लिम्फ। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। हार्ट का डायग्राम एनसीईआरटी से ड्रॉ करो, हाँ, प्रैक्टिस करो हार्ट का डायग्राम बनाने की।
हाँ, कि एग्ज़ाम में अगर आ जाए वो लेबल डायग्राम बनाना, तो वो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा मेहनत लगेगी उसमें। तो आप जितना मेहनत करोगे, जो बहुत सुंदर बनाएगा उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है ना। तो अच्छा बनाएंगे अपन, जैसे आपने दूसरे बनाए हैं डायग्राम्स, ये भी आप अच्छा बनाओगे मुझे पता है। तो डू इट। और हम कल इसके आगे बात करते हैं। थैंक यू।